और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो दोस्तों, कल जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था संसाधन भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है, संसाधन का नियोजन पढ़ा दिया था, भारत में संसाधन का नियोजन पढ़ा दिया था, ठीक है। ये सब देख सकते हो आप, ये सारा चीज को मैंने कल कवर अप करा दिया था, ठीक है। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था कि संसाधन की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है, क्यों, ये टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कितना देर तक हम लोग इसको खींच पाए, ठीक है। आगे बहुत सारा भी है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस पीडीएफ को आज पूरा खत्म करने का, लेकिन देखते हैं, वीडियो पे डिपेंड करेगा कितना लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनने पे भी क्या हो जाता है, आप लोग बोरिंग हो जाएगा, और बोरिंग हो जाओगे तो फिर पढ़ाई नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी इसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है, क्यों, संसाधन उपलब्ध है लेकिन उससे क्या है, विकास संभव नहीं है। मतलब उस जैसे आपके पास फल है, ठीक है, आपके पास फल है लेकिन फल से भी आपका वो विकास नहीं हो पाएगा, क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, वो चीज पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर पहले एक मतलब 4 पॉइंट दिया गया, तो 4 पॉइंट में से हम लोग पहले एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या है कि किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में संसाधन के अनुसार परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधन की उपलब्धता मात्रा में ही विकास संभव नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है आपका कि फिर बोल रहा है देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, ठीक है, देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश में गिने आते हैं। मतलब आपके पास संसाधन है लेकिन फिर भी आप पिछड़े प्रदेश में आते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, देखिए फिर नीचे वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तो नीचे वाला में क्या है कि इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश है जो संसाधन की कमी है, संसाधन का कमी है, फिर भी क्या है, आर्थिक रूप से वे विकसित है। आपके पास पेड़ नहीं है, आपका एरिया में पेड़ नहीं है, फिर भी आपको संसाधन मिल रहा है। आपके पास कोयला नहीं है, फिर भी आप उससे क्या है, जिसके पास कोयला है उससे भी विकसित है। किस प्रकार से है ये चीज हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, अतः संसाधन किसी भी क्षेत्र के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब एक क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ संस्थागत बदलाव लाए। जब आप मतलब आप यहाँ पर पढ़ के समझ सकते हो क्या बोल रहा है कि संसाधन उपलब्ध होना ही बड़ा बात नहीं होता है, संसाधन के साथ साथ विकास भी करना पड़ता है। और विकास कैसे होगा, जब प्रौद्योगिकी के साथ साथ क्या होगा, संस्थागत बदलाव भी वहां पर होना चाहिए। संस्थागत जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। आपके पास संसाधन होते हुए आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, अब आप जब तक उसके बदलाव नहीं करोगे, जब तक आप उस पेड़ को काट के आप अपने मतलब पेड़ काटना तो सही बात नहीं है, लेकिन उसको डेवलप यदि आपको कुछ करना है तो आपको किसी चीज का क्षति पहुंचाना पड़ रहा है, ठीक है, क्षति पहुंचाना पड़ रहा है। लेकिन आप एक पेड़ को काट रहे हो, उसकी जगह आप 10 पेड़ लगा रहे हो, तो फिर आपको कोई गुनाह नहीं है, आप उसका गुनाह नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप एक पेड़ काट रहे हो और 10 पेड़ लगा दे रहे हो उसी दिन, तो आपका कोई गुनाह नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि एक के बदले आप 10 को क्या कर रहे हो, पैदा कर रहे हो, ठीक है। एक को काट रहे हो तो 10 को फिर जिंदा भी कर रहे हो, तो इसीलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ को आप काट देते हो और उसके काटने के बाद आपके पास पेड़ कटा रहेगा, वो सड़ जाएगा, लेकिन आप उसको बदलाव करना चाहते हो। आपके पास संसाधन अवेलेबल हो गया कि आपके पास पेड़ है, पेड़ का लकड़ी है, आपके पास लकड़ी है, जब तक उसको आप किसी दूसरे चीज में ढाल में चेंज नहीं करोगे, विकास नहीं करोगे, बदलाव नहीं करोगे, उस पेड़ को कोई एक निश्चित आकार नहीं दोगे, जैसे एक पलंग बना दिए, एक चौकी बना दिए, एक टेबल बना दिए, तो क्या ये बदलाव हुआ और इससे क्या हुआ, विकास हुआ। विकास देखने को मिला आपको, एक पेड़ से एक मतलब एक टेबल बन गया, टेबल जिससे आपको पढ़ाई में काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, डाइनिंग टेबल हो गया, खाना में ला सकते हो, मतलब ठीक है। तो बहुत सारे चीज में आप लोग क्या कर सकते हो, उसको उपयोग कर सकते हो, तो उपयोग में लाएं, ठीक है। तो उसी प्रकार बोल रहा है यहाँ पर कि संसाधन होना ही बड़ी बात नहीं, संसाधन के साथ साथ आपको उसको बदलाव भी करना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार बदलाव, संस्थागत बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है, यही चीज यहाँ पर बोला गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक, संसाधन को बचाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। संसाधन को हम लोग बचा कर रखेंगे क्यों आवश्यक है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक हेडलाइन टाइप का दिया गया, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि संसाधन किसी न किसी तरह से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एकदम निभाती है, ठीक है। परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अत्यधिक उपयोग का कारण, देखिए जैसे कुछ निच्चड़ लोग होते हैं ना, क्या करते हैं कि ससुराल लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है, जितना मत तितना वो लोग यूज करिए जा रहा है, जैसे एकदम बाप का माल समझ लिया है। हाँ अरे बाप का है, चलो उड़ाते जाओ, जैसे बाप का पैसा है। आप कोई आदमी रहता है कि पापा का पैसा को पैसा समझता है, कोई नहीं, अरे उड़ाते चलो। इसी प्रकार से कोई इंसान रहता है ना कि पानी है,
ठीक है, कुआं का पानी, अब कुआं का पानी उठा रहा है, उसको जरूरत है 1 बाल्टी का, लेकिन ससुरा क्या करेगा, 10 बाल्टी का उपयोग करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बर्बाद करना है, उसको उसका वैल्यू नहीं पता है कि उस 1 बाल्टी से हम जो काम कर सकते वो 10 बाल्टी में हम क्यों करें, ठीक है, वो चीज उसको परवाह नहीं पड़ता। वो सोचता है ससुरा हम मेरा अपना है, चलना उठाते जाओ। ये नहीं समझ रहा कि एक के कुआं को सूखने से बहुत सारा क्षति होता है, भूमि जल का कितना मतलब उसका ये गिर जाता है, अस्थायी गिर जाता है, ठीक है, उसको ये पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अत्यधिक उपयोग का कारण, देखिए उपयोग कारण बताया, यहाँ पर पहले लिख दिया है कि कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या पैदा हो सकती है। एकदम हो सकती है, 100% हो सकती है, ठीक है, यदि संसाधन का विवेकहीन उपयोग हुआ। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पेड़ काट रहे हो, उसको दूसरे किसी ढाल में प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आप पेड़ काट रहे हो उसके बदले आप 10 पेड़ नहीं लगा रहे हो, तो आप क्या करो, पर्यावरण को क्या करो, दूषित कर रहे हो। पर्यावरण का सबसे बड़ा एक नीचड़ आदमी आप खुद बन जा रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ा दोषी आदमी आप बन रहे हो। तो ये नहीं बनना है, आपको क्या करना है, एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाना है, तभी आप क्या है, पर्यावरण का एक अच्छा, पर्यावरण को सुरक्षित रख पाओगे, पर्यावरण अपनी पृथ्वी का एक सबसे जिम्मेदार वाला एक अच्छा एक नागरिक बन सकते हो, ठीक है। वरना आप यदि पेड़ को काटते जा रहे हो और एक भी पेड़ लगा नहीं रहे हो, तो सबसे बड़ा आप ही एक दोषी हो जो पर्यावरण को दूषित कर रहा है, ठीक है। तो ये पर बोला गया कि कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। किसका विवेकहीन उपयोग करने से, संसाधन का यदि हम लोग विवेकहीन उपयोग करेंगे, विवेकहीन मतलब अच्छा तरीके से नहीं, मतलब जितना मतलब लापरवाही से उपयोग करेंगे तो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर नीचे एक पॉइंट दिया गया है कि इन समस्याओं से बचाव के लिए भी विभिन्न स्तरों पर संसाधन का संरक्षण जरूरी है, ठीक है। बोला है क्या कि इन समस्याओं से बचाव के लिए, इन समस्या का बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, संसाधन का संरक्षण जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया, यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका दिया गया, जो आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन के ह्रास का कारण क्या कारण था, गांधी जी के अनुसार क्या कारण था। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा है कि गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन का ह्रास का कारण, और उसके बाद आपको 2 कारण दिया गया है कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति और प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति, ठीक है, प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति, ठीक है। तो हम इसको समझा देते हैं कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति, जैसे लालची और स्वार्थी व्यक्ति, हम जैसे क्या बोले कि आपको जितना जरूरत है उससे जरूरत से ज्यादा ले रहे हो, तो क्या है, आप लालची बन गए। जैसे आपको एक ट्रक कोयला की जरूरत है, आप क्या कर रहे हो, अरे खादान में मिल रहा है, मतलब आपको मतलब मिल रहा है, तो क्या करोगे आप, एक ट्रक का जरूरत है, हम 10 ट्रक को मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस जगह आपको लालच पैदा हो जा रहा है कि हमको मिल रहा है तो हम क्यों न लें। ये नहीं सोच रहे कि आने वाला पीढ़ी मेरा उपयोग करेगा, रख देंगे तो, स्टॉक नहीं रखना है आपको, क्या करना है, अपना डेवलपमेंट देखना है। आने वाला पीढ़ी का डेवलपमेंट कोई नहीं देखता है। इसी कारण से हम लोग संसाधन, आज हम लोग पिछड़े हुए हैं। भारत क्या है, विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। क्यों? इसी कारण से सब लोग अपना सिर्फ स्वार्थी बनता है, अपना चीज को देखता है, कभी भी आपने आने वाले जनरेशन को नहीं देखता है, आने वाला पीढ़ी को नहीं देखेगा कि किस प्रकार से वो लोग सर्वाइव करेगा, किस प्रकार से वो लोग इस जनरेशन को झेलेगा, ठीक है। वो चीज नहीं देखता, सिर्फ अपना डेवलपमेंट देखता है कि हम लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, हम लोग अपना मतलब भाड़ में जाए अपना मतलब ये आने वाला जनरेशन, बस हमको खुद में एकदम एसी के साथ, एसी का फैन हवा चाहिए, एकदम बेस्ट एकदम तरीका से रहना है, अमीरी गरीबी एकदम कुछ नहीं देखना है, एकदम बेस्ट से रहना है, और आने वाला पीढ़ी भाड़ में जाए, ये होता है हम लोग का यहाँ पर। तो ये क्या हो जाता है, लालची यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर स्वार्थी व्यक्ति क्या समझेगा, स्वार्थी व्यक्ति वही हुआ जो अपना सिर्फ देखेगा, दूसरा का नहीं देखेगा। जैसे मैंने समझाया कि आप अपने आप को पूरा ऐशो आराम में रख रहे हो और आने वाले पीढ़ी का थोड़ा भी चिंता नहीं है आपको, तो क्या आप स्वार्थी व्यक्ति हो गए। यहाँ पर दोनों चीज सही है। फिर क्या, प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति, प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति यानी शोषण हो रहा है। शोषण मैंने ज्यादा आप किसी चीज का, आपको जैसे मैंने क्या बोला कि आपको 1 बाल्टी पानी का उपयोग करना है, आप क्या करो, उसकी जगह 10 बाल्टी का उपयोग करो, तो क्या करो, पर्यावरण प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट में दिया गया है कि हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ठीक है। गांधी जी का यही दो टॉपिक था, ठीक है, कि गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन के ह्रास का कारण क्या गया, लालची और स्वार्थी व्यक्ति और प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति, ठीक है। ये 2 को तो आप ये 2 लिख देते हो तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। फिर क्या है, हाँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दे सकते हो कि ब्रूनलैंड आयोग रिपोर्ट 1987, ठीक है, 1987, ठीक है, ब्रूनलैंड आयोग रिपोर्ट जो था, इसको ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है कि इस रिपोर्ट के द्वारा विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलभूत क्या है, योगदान किया,
मूलभूत योगदान किया, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ अच्छा काम हुआ होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना और प्रस्तुत की, किसको प्रस्तुत की, सतत पोषणीय विकास को प्रस्तुत की, और संसाधन संरक्षण की क्या की, वकालत की। संसाधन संरक्षण की वकालत यानी किसी चीज में वकालत यानी उसके खिलाफ लड़ना, कि जो क्या कर रहा, संसाधन का संरक्षण नहीं कर रहा, उसको दंड देना, उसको गुनहगार घोषित करना, ये चीज वकालत कर रहा है, ठीक है। और क्या बोला है, सतत पोषणीय विकास का संकल्पना प्रस्तुत की, यानी सतत पोषणीय विकास जो लागू किया गया था उसको अच्छा से मानने का क्या किया, एक कानून बनाया, ठीक है। ये रिपोर्ट था। उसके बाद क्या है कि यह रिपोर्ट बाद में हमारा क्या है, साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक का एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, एक पुस्तक बनाया गया, ठीक है। पुस्तक यानी एक बुक लॉन्च किया गया। कौन सा बुक, आवर कॉमन फ्यूचर यानी साझा भविष्य, ठीक है। हमारा साझा भविष्य माने हमारा एक साथ वाला जो भविष्य होता है, जो इसमें क्या बोला गया है कि हम तो अपना डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारा आने वाला पीढ़ी भी जो चीज का उपयोग कर सके, ये डेवलपमेंट कर सके, वो चीज के बारे में ये बुक में लिखा गया था, ठीक है। फिर क्या है, इस रिपोर्ट में और आर्थिक योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरो। मैंने कल आपको बताया था कि इस चीज को एकदम ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कब किया गया था, 1992 ईस्वी को किया गया था। ये चीज एकदम माइंड में रखिएगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, अधिकतर मैंने बहुत बार पूछा गया है। आप एक बार क्वेश्चन बैंक खोल कर देखोगे ना, तो आपको बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड दिखेगा कि बोलेगा कि प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ, तो आपको या तो देश पूछेगा या तो जगह पूछेगा। तो देश पूछेगा तो देश में आपको ब्राजील शहर में हुआ था, ब्राजील देश में हुआ था, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से एक ब्राजील रहेगा और 4 अलग अलग देश दे देगा, ठीक है। आपको किस में मारना है, आपको टिक हमेशा लगाना है ब्राजील में, ठीक है। उसके बाद आपको यदि शहर पूछा तो शहर में क्या, रियो डी जेनेरो देगा, या फिर कोई इंग्लैंड का एक शहर दे देगा, ब्राजील का एक शहर दे देगा, फ्रांस का एक शहर दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा शहर का नाम दे देगा। उसमें से आपको किसमें आपको टिक लगाना है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में टिक लगाना है, रियो डी जेनेरो, ठीक है। और कब हुआ था ये पूछेगा, प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। तो आपको कब लगाना है, 1992 ईस्वी को, 1992 ईस्वी को, ये याद रखिएगा। ये तीन क्या बन रहा है यहाँ पर, 3 टाइप का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन रहा है। यदि आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव एकदम यूं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस पीडीएफ को एकदम अवश्य एकदम याद कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई थोड़े एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या है कि इस रिपोर्ट में अधिक योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का था, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या किया, किसको ज्यादा प्रोत्साहन मिला, रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील में जो रियो डी जेनेरो था वहां पर एक ये होता पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसको ज्यादा सपोर्ट किया। कौन सा रिपोर्ट सपोर्ट किया, तो ब्रुनलैंड आयोग रिपोर्ट क्या सपोर्ट किया, ठीक है। फिर इस नोट में कुछ दिया गया, तो नोट को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए नोट में कुछ दिया है, तो जो नोट में लिखा है वो एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए नोट में दिया गया है, ठीक है। उसको आप भले आप पीडीएफ ना पढ़ो, नोट को एकदम पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण वकालत 1968 1968 है, ठीक है। क्लब ऑफ रोम, ठीक है। कहां पर हुआ था, क्लब ऑफ रोम में हुआ था। कहां पर हुआ था ये, ठीक है। कौन सा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण का वकालत कहां पर हुआ था, तो 1968 ईस्वी को हुआ था। और कहां पर हुआ था, क्लब ऑफ रोम, इन रोम में हुआ था, ठीक है। रोम में हुआ था आपका। फिर यहाँ पर दूसरा टॉपिक दिया है, दूसरा मेन पॉइंट जो लिखा गया वो क्या है, इसके बाद 1974 यानी 1974 में सुमशेर ने क्या किया, अपनी किताब स्माइल इज ब्यूटीफुल, गांधी जी के विचार का पुनरावृत्ति, गांधी जी जो विचार कर रहे थे उसको क्या किया, अपने तरीके से मॉडिफाई करके और उस बुक में लिख दिया कि स्माइल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। इस बुक का नाम रखा स्माइल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है स्माइल इज ब्यूटीफुल किसने लिखा, तो सुमशेर ने लिखा था, ठीक है। सुमशेर होगा, यहाँ पर सुमशेर लिख दिया, ठीक है। सुमशेर होगा। आपको जो पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, तो आपको एकदम 100% क्लियर के साथ मिलेगा। मैंने कुछ जो मिस्टेक यहाँ पर हम लोग जो मिस्टेक देख रहे हैं उसको सुधार के उसके बाद आपको दिया जाएगा। यहाँ पर सुमशेर होगा, ठीक है। तो सुमशेर ने क्या बुक लिखा, स्माइल इज ब्यूटीफुल, ये लिखा था, ठीक है। किसका पुनरावृत्ति पर, गांधी जी की पुनरावृत्ति पर। मैंने गांधी जी का जो विचार था उसको अपने अनुसार एक मॉडिफाई किया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्राकृतिक ने पेड़ दिया और मनुष्य ने क्या किया, उस पेड़ से बहुत चीज को फर्नीचर बनाया, फर्नीचर का चीज बना दिया। जैसे पलंग बना दिया आपका, जिस बेड में आप सोते हो बेड को बनाया, जिस प्रकार से आप
अलमारी बन रहा है अभी, ठीक है, तो बहुत सारा चीज बन रहा है। तो उसी प्रकार से गांधी जी का जो विचार था उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपना भी कुछ चीज ऐड किया और एक किताब खुला, और किताब को जो लॉन्च किया वो किताब का नाम क्या था, इस्माइल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। कब किया, 1974 ईस्वी को किया। किसने किया, शमशेर ने किया। एक यहाँ पर देखिए तीन वो ये बन गया, किसके पुनरावृत्ति पर किया, गांधी जी के पुनरावृत्ति पर किया। इस प्रकार से यदि आप पढ़ते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। यदि रोक दिया तो प्रीतम अकेडमी को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। आप इस प्रकार के पढ़ के देखो, यदि आप अपने खुद में क्वेश्चन करो, खुद में आंसर दो, देखिए आप एक टीचर बन जाओगे, आप एक खुद में टीचर बन जाओगे। मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस कहां से आया, इस प्रकार से पढ़ के टीचिंग का एक्सपीरियंस आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भू संसाधन क्या है, ठीक है। भू संसाधन क्या है, भूमि में जितना भी संसाधन पाया जाएगा भू संसाधन है, ठीक है। भूमि में क्या क्या पाया जाएगा, भूमि में बहुत सारा चीज पाया जाएगा, ठीक है। तो भू संसाधन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हम भूमि पर रहते हैं, ठीक है, हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, बहुत सारा क्रियाकलाप करते हैं। आर्थिक यानी अपना एक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूप से इसका उपयोग करते हैं, बहुत सारा उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करें तो हम कृषि करते हैं, इस पे हम मकान बनाते हैं, इस पे हम रहते हैं, सबसे मेन तो हम लोग इसमें रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या, अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, एकदम है, ठीक है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, ठीक है, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित है, एकदम आधारित है। आप पढ़ सकते हो क्या 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 बोला, प्राकृतिक वनस्पति बोला, वन्य जीवन, ठीक है, मानव जीवन, उसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रिया जो होगा, ठीक है, उसके बाद परिवहन, संचार, ये सब क्या है, ये किस पे है, सब तो भूमि पे ही है ना। तो भूमि क्या है, भूमि पर आधारित है ये सब। फिर क्या बोला है कि परंतु, लेकिन यहां पर एक टर्निंग पॉइंट दिया गया, परंतु भूमि एक क्या है, सीमित संसाधन है, भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। यानी लिमिटेड चीज है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक बाल्टी पानी है, आपके पास एक बाल्टी पानी है, आपको दिख रहा है कि मेरे पास एक बाल्टी पानी है, और हम उसका उपयोग करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा है कि वो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना भाई। तो उसी प्रकार बोला कि भूमि एक लिमिटेड संसाधन है, यानी एक क्या बोला है, भूमि एक लिमिटेड संसाधन है, और लिमिटेड संसाधन को क्या करना चाहिए, जब तक उसका संरक्षण नहीं करोगे, जब तक उसको आप बचा के नहीं चलाओगे, ठीक है, उसको उसका वैल्यू को नहीं समझोगे, क्या वो आपका आप तो उसका उपयोग कर लोगे, आपका नेक्स्ट जनरेशन क्या उसको उपयोग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसको बोला है किस प्रकार से उपयोग करना है, इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध, यानी योजनाबद्ध मतलब एक, जब तक आप किसी चीज का योजना नहीं बनाओगे, किसी चीज का प्लानिंग नहीं करोगे, क्या वो चीज सही से हो पाएगा। आप क्लास 10 का एग्जाम दोगे, ठीक है, जब तक आप अपना प्लानिंग नहीं करोगे कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से मैं नोट्स बनाऊंगा, किस प्रकार से मुझे एग्जाम में बैठना है, क्वालिफाई करना है, जब तक इस प्रकार से प्लानिंग नहीं करोगे, क्या आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, क्या आप जितना आप 90% सपना रखो या 98% रखो या 99% रखो, क्या आप उसको हासिल कर पाओगे, क्या उस परिणाम को आप पा सकोगे, नहीं पा सकोगे। तो क्या है, प्लानिंग एक बहुत ही बड़ा क्या हथियार है, सभी स्टूडेंट के लिए प्लानिंग एक बहुत बड़ा हथियार है। उसी प्रकार से सभी मनुष्य के लिए प्लानिंग एक हथियार बन जाता है। इसलिए यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, किसका उपयोग, भूमि का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा भू संरक्षण क्या है। फिर आपको यहाँ पर बोला है कि भूमि की विभिन्न आकृतियां और उनका उपयोग, किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भारत का ही उदाहरण दिया गया, अन्य देश का भी यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ के हम लोग भारत के निवासी हैं, तो यहाँ के भारत के हम लोग दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या है, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, ठीक है। प्रकार हो गया, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है, प्रकार होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, प्रकार लिखा गया, ठीक है, लेकिन प्रकार इस प्रकार से होता है, प्रकार, ये प्रकार आपका सही होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, वो सुधार दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, जैसे यहाँ पर क्या क्या पाई जाएगी हम लोग का भूमि में, पहले तो पर्वत पाया जाएगा, फिर पठार पाया जाएगा, फिर मैदान पाया जाएगा, और क्या है, द्वीप समूह पाया जाएगा, ये 4 चीज पाया जाएगा भूमि पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना, कौन सी चीज कितना प्रतिशत है हम लोग यहाँ पर, वो भी हम लोग डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया, मेरे दिल को खुश हो गया, आप लोग को भी आया ये पीडीएफ आज पसंद लगा होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कुल भूमि का, ठीक है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिएगा कि भारत के कुल भूमि का
कितना प्रतिशत मैदान है, कितना मैदान है, तो यहाँ पर 43% मैदान है, आपको ये टिक लगाना है। फिर पूछेगा कि भारत का कुल भूमि का कितना प्रतिशत पर्वत है, तो 30% पर्वत है, यानी 30% पर्वत है, ये याद रखिएगा। फिर क्या है, बोलेगा भारत का कुल भूमि का कितना प्रतिशत पठार है, तो आपको पठार में कितना लगाना है, यहाँ पर आपको 27% लगाना है। आपको पूछेगा भारत का कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन है, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो वन और वन्य जीव संसाधन है, उस चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कितना प्रतिशत वन है। वन से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसका भी पीडीएफ रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है कि भारत में कितना प्रतिशत मैदान है, तो 43% मैदान है। कितना प्रतिशत पर्वत है, तो 30% पर्वत है। और पठार कितना प्रतिशत है, 27% है। आप तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ पर टोटल प्रतिशत आपको यहाँ पर कमेंट कर देना है कितना प्रतिशत होगा। और आपको इसको याद करके रखना है, क्योंकि कभी कभी देखिए प्रीतम एकेडमी के जो क्या बोलते हैं, अरे उसका ससुरा का नाम क्या है, अरे जो भी है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अरे याद आ गया, क्या है पता है, जो एक कम्युनिटी पोस्ट होता है उस पर क्या आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखेंगे कितना प्रतिशत बच्चे सही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज में दिखता है कितना परसेंटेज बच्चे सही लगाएं, ठीक है, कितना परसेंटेज बच्चे सही लगाएंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जल्दी कल सुबह तक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर चलिए, आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट में लिखा गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पीडीएफ को आज का वीडियो को यहाँ पर लास्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य भूमि आकृति के अंतर्गत क्षेत्र, क्या क्या मुख्य भूमि के आकृति का अंतर्गत क्या क्या क्षेत्र आता है, मैदान बोला है कि मैदान कितना प्रतिशत, लगभग 43% मैदान है, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए क्या है, सुविधाजनक है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको उस डायग्राम के अनुसार पढ़ा दिया, वही चीज यहाँ पर लिख के बताया गया है, ठीक है। फिर दूसरा में बोला है कि पर्वत, तो पर्वत पूरे मतलब पर्वत जो है पूरे भारत में भूमि का, भारत का जो पूरा भूमि है उसमें से 30% भाग पर विस्तृत है, ठीक है। फिर अ और ब में दिया है, मैंने ए और बी ऑप्शन दिया है, ए और बी। ए बी क्या है कि साथ ही ये पर्वत बारहमासी नदी के प्रवाह की सुनिश्चित करता है। बारहमासी यानी 12 महीना जो नदी बहता है उस नदी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। फिर क्या है कि पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों पर क्या करता है, प्रदान करता है। कौन सा, पर्यटक स्थल, यानी जो घूमते हो, पार्क हो गया आपका, जैसे चिल्का झील हो गया, झील हो गया, ये सब जगह जो घूमने का जगह होता है उस सब जगह को क्या करता है, परिस्थिति पर प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद वो सब कहां पर आता है, वो सब तो आपका इस भारत की भूमि पे ही आता है, तो वो भी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि पठार आप यहाँ पर पूछ रहा है कि पठार कितना प्रतिशत है, 27% है, कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठार है, ठीक है। कहां पर, भारत में। इसका उपयोग क्या, खनिज में किया जाता है, जीवाश्म ईंधन में किया जाता है और वन संपदा में किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें क्या पढ़ेंगे, भू उपयोग, भूमि का जो उपयोग है किस प्रकार से किया गया है, क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको इस प्रीतम एकेडमी का जो सीरीज चल रहा है, ये क्लास 10 का जो न्यू सीरीज चल रहा है, इसमें यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप दोस्तों तक शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपका जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आपको इसी टाइम पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हर दिन इसी टाइम को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।